नमस्कार। क्लिक कंसेप्ट की केमिस्ट्री वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एसिड बेस एंड सोल्ट, अम्ल क्षार एंड लवण। तो करते हैं शुरू इसको। आइए सर। तो एकदम हम बेसिक से जा रहे हैं, एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और एकदम एडवांस लेवल तक जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो एकदम पदार्थ से शुरू किया हमने इसको। सबसे पहले हमने किया है कि पदार्थ का वर्गीकरण। जो भी पदार्थ होते हैं उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोलाइट, किसी भी मैटर का वर्गीकरण। जी ठीक है सर। एक होता है इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट को बोलते हैं हिंदी में वैद्युत अपघट्य। इलेक्ट्रोलाइट वैद्युत अपघट्य। तो इलेक्ट्रोलाइट वो होंगे जो अपने आयनों में टूट जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट जो अपने आयनों में कंप्लीटली टूट जाते हैं उनको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। जैसे HCl है तो HCl को पानी में डालेंगे तो वो H प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। इसी प्रकार वाटर की बात करें तो वो भी दो आयन होते हैं उसमें, H प्लस और OH माइनस। तो ये वो आयन है जो ये वो कंपाउंड है जो आयन में टूट सकते हैं, प्योरली टूट जाएंगे। प्योरली टूट जाएंगे। ठीक है सर। तो इनको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइट वैद्युत अपघट्य। ठीक है सर। और ये सारे विद्युत के क्या होते हैं? चालक, कंडक्टर होते हैं। इनमें करंट लग सकता है आपको। ठीक है, विद्युत के चालक होते हैं। ठीक है सर। ठीक है, अब सेकंड पार्ट है इसका नॉन इलेक्ट्रोलाइट, वैद्युत अनअपघट्य है। ऊपर वाले का जस्ट अपोजिट है कि जो अपने घटक तत्वों में नहीं टूटते। ऊपर वाले अपने घटक तत्वों में टूट जा रहे थे, ये वाले डिसोसिएट नहीं होते, टूटते नहीं हैं। जैसे आपने ग्लूकोज का नाम सुना होगा, यूरिया का नाम सुना होगा, NH2CO NH2 इसका फॉर्मूला होता है, C6H12O6 इसका फॉर्मूला होता है। तो ये कभी भी अपने आयनों में नहीं टूटते। ठीक है, ये कंपाउंड की फॉर्म में ही रहते हैं। तो ये सारे में टूटेंगे, जैसे ग्लूकोज स्क्रोज में टूट गया, फ्रुक्टोज में टूट गया। हाँ, कंपाउंड की फॉर्म में ही रहते हैं। ठीक है सर। ठीक है, तो ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं इनको। ठीक है, और अब इस चैप्टर के अंदर हमको केवल इलेक्ट्रोलाइट के बारे में ही पढ़ना है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के बारे में हम यहाँ नहीं पढ़ने वाले। तो आगे फिर बढ़ते हैं हम इलेक्ट्रोलाइट का वर्गीकरण। ठीक है सर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट को हमने दो पार्ट में बांट दिया है। एक है हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक है हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो प्रबल वैद्युत अपघट्य और दुर्बल वैद्युत अपघट्य। तो दोनों को थोड़ा कंपेयर करके पढ़ेंगे ताकि आपको पढ़ते पढ़ते ही याद हो जाए, कुछ अलग से इसका ना याद करना पड़े। तो प्रबल वैद्युत अपघट्य, तो ये क्या होंगी कि जो सॉल्यूशन में, विलयन में पूर्ण रूप से आयनीकृत हो जाए। मतलब किसी भी सॉल्यूशन, जैसे पानी का सॉल्यूशन है, उसमें आपने प्रबल वैद्युत अपघट्य डाल दिया तो कंप्लीट रूप से टूट जाएगा, 100% टूट जाएगा। ठीक है, तो उनको बोलेंगे हम प्रबल वैद्युत अपघट्य। मतलब जो कंप्लीटली अपघटित हो गया प्रबल रूप से, नाम से ही आपको डेफिनेशन समझ में आ जाएगी, प्रबल वैद्युत अपघट्य। अगला है दुर्बल वैद्युत अपघट्य। तो दुर्बल वैद्युत अपघट्य होंगे वो आंशिक रूप से ही पानी में विघटित होंगे। ठीक है सर। आंशिक रूप से ही टूटेंगे, पार्शियली वो पानी के अंदर टूट के मिक्स होंगे। बिल्कुल, जैसे किसी का 100 अमाउंट मैंने उस पानी के अंदर डाला तो उसका केवल 20% ही टूटेगा, 80% नहीं टूटेगा। ठीक है सर। तो उसको हम बोलेंगे दुर्बल वैद्युत अपघट्य। ठीक है सर। तो प्रबल वैद्युत अपघट्य में क्या क्या चीज आती है? जैसे प्रबल अम्ल हो गया, ठीक है सर, प्रबल क्षार हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया और स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। ठीक है, या प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बना कोई कंपाउंड हो गया, जैसे लवण, सोल्ट बोलते हैं उसको। इन दोनों की रिएक्शन करा के कोई नया बना दे, जैसे HCl की रिएक्शन और NaOH की रिएक्शन करा के NaCl बना दिया और H2 बार निकाल दिया। बिल्कुल। अब हम याद करते हैं कि पता हम लोग प्रबल अम्ल कैसे हम पहचानेंगे कौन प्रबल अम्ल है, कौन दुर्बल अम्ल है। ठीक है, ये तो बहुत अच्छा डाउट बनेगा सर बच्चों को। मतलब बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं प्रबल और दुर्बल को लेकर, क्योंकि इतने सारे अम्ल हैं, अन नंबर ऑफ अम्ल है, सबको याद करना पॉसिबल नहीं है। तो कैसे आप पहचान पाओगे कि कौन प्रबल अम्ल है और कौन दुर्बल अम्ल है? जी सर। तो देखो दोस्तों, क्या होता है कि प्रबल अम्ल केवल 6 ही होते हैं पूरी केमिस्ट्री में, केवल ये 3 और 3 6 ही प्रबल अम्ल है। इसके अलावा सब दुर्बल, इसके अलावा सारे के सारे अम्ल क्या होते हैं? दुर्बल। तो अगर ये 6 आपको याद हो गए तो सब कुछ याद हो गया प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के बारे में। ठीक है, तो और ये भी याद करना बहुत आसान है सर, प्रबल अम्ल। जैसे पीरियोडिक टेबल थोड़ी थोड़ी याद होगी, वैसे चैप्टर हम बाद में पढ़ाएंगे पीरियोडिक वाला। तो थोड़ी थोड़ी याद होगी, उसमें हेलोजन का ग्रुप होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, एकदम लास्ट। हाँ, सेकंड लास्ट। ठीक है सर। 17वां, हाँ, नोबल से पहले वाला। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, तो बस
इसमें फ्लोरीन को छोड़ दो, बाकी तीनों के साथ H लगा दो। ठीक है। तो एक हो गया HCl, एक HBr, ठीक है। एक HI। जी सर। 3 तो ये हो गए। इसके अलावा 3 और होते हैं। एक होता है HNO3, जी सर। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं इसको। ठीक है। एक H2SO4, जी सर। सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, अम्लराज बोलते हैं, सब अम्लों का राजा होता है। इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे एंड में, ठीक है। H2SO4 और एक होता है HClO4, HClO4। ठीक है सर। तो देखो दोस्तों कितने होते हैं, HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4, HClO4। जी सर। 6 याद रखने हैं। ये प्रबल अम्ल होते हैं, बाकी सारे क्या होंगे, दुर्बल अम्ल होंगे। ठीक है सर। ठीक है सर, आपको याद होंगे थोड़े थोड़े। जरूर सर। हाँ बताओ सर एक बार ये प्रबल अम्ल। सबसे पहले आपने बताया HCl, फिर उसके बाद HBr, फिर उसके बाद HI, फिर उसके बाद HNO3, H2SO4, H2SO4, फिर उसके बाद HClO4 जो आपने छठा बताया था। इस सब के अलावा वो सारे होंगे वो दुर्बल अम्ल। ठीक है सर। क्या एसिड। हाँ ठीक है। सारे वीक एसिड होंगे इसके अलावा। तो सर अगर आपको क्वेश्चन में आ जाए कि HNO2 प्रबल है कि दुर्बल है, HNO2 तो सर दुर्बल हो गया क्योंकि HNO2 इस लिस्ट में नहीं है सर। बिल्कुल, ये जो इस लिस्ट में नहीं है वो सारे क्या हो जाएंगे, दुर्बल हो जाएंगे। जी सर। ठीक है, तो HNO2 दुर्बल अम्ल है, वीक एसिड है आपका। ठीक है, तो ठीक है, ये अम्ल वाला हो गया हमारा काम। अब थोड़ा आगे देखते हैं। अब बात करते हैं प्रबल क्षार की। इधर आपके प्रबल क्षार, ठीक है, प्रबल क्षार। तो 6 ही प्रबल क्षार आपको याद करने हैं, 6 ही प्रबल क्षार हैं, वो याद कर लो, बाकी सारे दुर्बल आपको याद हो जाएंगे। तो वो क्या है, जैसे पीरियोडिक टेबल होती है सर, उसमें जो पहला एल्कली ग्रुप होता है, उसमें आपने वो सिमोनिक याद किए होंगे, हेलिना की रब से फरियाद, ऐसे करके याद करवाते हैं। जरूर सर। ठीक है, उसी में बस ये ऊपर वाले एलिमेंट हटा दो और इनको OH लगा दो बस। नहीं करी रब से फरियाद, नहीं करी रब से फरियाद। तो NaOH, KOH, RbOH, CSOH, 4 तो ये हो गए। ठीक है सर। ठीक है, 2 और रह गए हमारे। एक होता है CaOH होल्ट वाइज, ठीक है सर। एक होता है SrOH होल्ट वाइज। तो ये टोटल 6 हो गए जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, और इनको छोड़कर बाकी सारे क्या होते हैं, वीक बेस होते हैं। ठीक है सर। तो ये 6 याद करने हैं आपको सर। जरूर सर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं सर। अब तो ये जो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार होते हैं, ये प्रबल वैद्युत अपघट्य होते हैं। ठीक है। इसी प्रकार दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार क्या होंगे, दुर्बल वैद्युत अपघट्य होंगे। ठीक है सर। नीचे देखो मैंने ये लिखा है अम्ल और क्षार को मिला दिया है। तो अम्ल और क्षार को जब मिलाएंगे तो सोल्ट और वाटर मिलता है हमको, नमक और पानी मिलता है। तो जो नमक होता है वो भी क्या होगा, अगर दोनों प्रबल हैं तो ये प्रबल वैद्युत अपघट्य होगा। प्रबल। अगर दोनों इधर दुर्बल ले लिए, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार को मिलाकर बना दिया, तो दुर्बल वैद्युत अपघट्य बन जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये हमारा होता है प्रबल वैद्युत अपघट्य और दुर्बल वैद्युत अपघट्य। ठीक है। अभी तक एकदम बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं हम, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं उठने वाले। अब आगे क्वेश्चन पे जाने वाले हैं हम, आगे वाली चीजों पे क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन उन चीजों को समझने के लिए ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। जरूर सर। ठीक है, तो आगे है कि अम्ल और क्षार, जो अभी तक पढ़े हैं हम, अम्ल और क्षार वैद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। क्योंकि अम्ल और क्षार इसमें आते हैं इलेक्ट्रोलाइट में, और इलेक्ट्रोलाइट क्या होते थे, चालक। तो ये गुड कंडक्टर होते हैं, सुचालक होते हैं विद्युत के। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं सर कि अम्ल और क्षार को बताने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरी दी थी, अपनी अपनी परिभाषाएं दी थी। तो एक एक करके उनको हम पढ़ते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो पहला है सर कि आरेनियस थ्योरी, आरेनियस कंसेप्ट, आरेनियस थ्योरी है। तो आरेनियस ने क्या बताया था, आरेनियस नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि अगर मान लो कोई पानी का बीकर लिया मैंने, ठीक है, और इस बीकर में मैंने कोई पदार्थ डाला। जी सर। अगर उस पदार्थ ने पानी में घुलने के बाद हमको दे दी H+ आयन, मतलब पानी में अगर H+ आयन में बढ़ोतरी हो रही है, तो ये जो पदार्थ था वो था आपका एसिड, अम्ल। ठीक है सर। ठीक है, और अगर पानी में हमने कोई पदार्थ डाला और पदार्थ हैं उसके बाद पानी में OH- आयनों में बढ़ोतरी कर दी। ठीक है, पानी में डालने के बाद हमको OH- आयन मिल रहे हैं, तो वो पहले से ज़्यादा मिल रहे हैं, पहले से ज़्यादा बढ़ोतरी होगी, ज़्यादा मिल रहे हैं, तो वो पदार्थ क्या होगा, बेस, क्षार होगा। तो सीधी सी बात है सर कि पानी में एसिड को पानी में डालेंगे तो क्या मिलेगा, H+, बेस को पानी में डालेंगे क्या मिलेगा, OH-, OH-। तो इतनी सी थ्योरी है आरेनियस थ्योरी। आगे बढ़े अब हम। यस सर, बढ़िया।
अगली है ब्रोंस्टेंट लोरी थ्योरी। ठीक है सर। ब्रोंस्टेंट व लोरी का सिद्धांत। ठीक है, ये दो अलग अलग साइंटिस्ट थे, ब्रोंस्टेंट अलग साइंटिस्ट थे, लोरी अलग साइंटिस्ट थे, उन्होंने आपस में मिलकर काम किया और अपनी थ्योरी दी। तो नाम में ही लोरी, बच्चों को लोरी देते हैं हम, जी सर, वो आ रहा है बच्चा। हाँ, तो बच्चों के लिए थ्योरी है और बच्चों को बहुत चीज़ें आसान करके समझानी पड़ती है, तोड़ तोड़ कर। ठीक है सर। तो उन्होंने इसी जो अमल और चार को बहुत ही आसान करने के लिए अपनी थ्योरी दी थी। ठीक है, तो आसान कैसे किया उन्होंने केवल H+ लिया। ठीक है। उन्होंने कहा भाई साहब कोई OH- की जरूरत नहीं है, मैं H+ लूंगा और उससे ही सारी चीज़ समझा दूंगा। ठीक है। तो उन्होंने H+ से ही सारी चीज़ कैसे समझाई देखते हैं सर। कि H+ है तो जो कंपाउंड H+ को डोनेट करेगा, जो H+ दाता होगा वो आपका अमल होगा, और जो H+ ग्राही होगा, जो H+ लेगा वो क्या होगा आपका क्षार होगा। बस उन्होंने केवल H+ के बेस पर ही अपना पूरा कंसेप्ट दे दिया कि जो H+ देगा वो अमल होगा, जो H+ लेगा वो क्षार होगा। बस लोरी से आपको ये सिंपल सी बात याद हो जाएगी, बहुत छोटी सी बात बताई थी। H+ लोरी मतलब छोटे से बच्चे को उठा के उस पे सारे एक्सपेरिमेंट कर लिए, H+ देगा तो क्या हो गया, H+ देगा तो अमल, H+ लेगा तो क्या बेस क्षार हो गया। ठीक है, ठीक है, दो थ्योरी हमारी हो चुकी है। अब इसके एग्जाम्पल करते हैं सर कुछ। ठीक है, जैसे है H2O और NH3। ठीक है सर। ये रिएक्शन पहले से दे रखी है मेरे को। ठीक है। H2O है, NH3 है, OH- बना रहा है, NH4+ बना रहा है। जी सर। तो देखो यहाँ से H2O से बन गया OH-। ठीक है सर। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन थे। जी सर। यहाँ पर क्या हो गया, एक हो गया ना, 2 से 1 हो गया, मतलब एक इसने ले लिया। हाँ। ये NH3 पहले 3 थे, अब ये इसके पास 4 हो गए। बोलो H2O ने H+ क्या कर दिया, दे दिया। ठीक तो है। ये H+ क्या हो गया, डोनर हो गया। तो जो H+ डोनर होता है वो क्या होता है, अम्ल। तो ये आपका हो गया सर एसिड। ठीक है सर। ठीक है, और इसने H+ ले लिया, यहाँ 3 थे, यहाँ क्या हो गए 4, इसने ले लिया। तो जो H+ ग्राही होता है, एक्सेप्टर होता है, वो होता है हमारा क्षार। ठीक है, तो हमने देखकर बता दिया कौन एसिड है और कौन बेस है। अब यहाँ पर एक नई चीज़ बताता हूँ मैं। यहाँ पर एक बुक में लिखा होता है कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस। तो कॉन्जुगेट का मतलब होता है, कॉन्जुगेट इसको हिंदी में लिखते हैं संयुग्मी। संयुग्मी का मतलब या कॉन्जुगेट का मतलब होता है अपोजिट, किसी चीज़ का अपोजिट। ठीक है। जैसे एसिड है, एसिड का अपोजिट क्या होगा, बेस, और बेस का अपोजिट क्या होगा, एसिड। अगर हम यहाँ पर देखें तो ठीक है, तो जो H2O है, H2O से बना है मेरा OH-। ठीक है। ठीक है, तो ये एसिड है, एसिड का उल्टा क्या होगा, बेस। तो ये इसको अगर हम पूछेंगे इसका नाम तो हम कहेंगे ये तो बेस बन गया, और बना इससे है तो इसका अपोजिट है, तो ये कॉन्जुगेट लगा देता हूँ। तो ये कॉन्जुगेट बेस हो गया। अब ये देखो NH3 से बना है NH4+। ठीक है, तो ये इसका कॉन्जुगेट हो गया। तो ये कॉन्जुगेट बेस का उल्टा क्या होता है, एसिड। तो ये कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है सर। और ये कॉन्जुगेट, ये इनके टर्म आप बोल रहे हो, उनको ऐसे रिएक्शन के बाद इनको ये बोलेंगे। हाँ ठीक है सर। ठीक है, हो सकता है आपको इतने रिएक्शन दे दे, पूछ ले इसके कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस बताओ। ठीक है। ठीक है, तो वो फिर आपको बताना पड़ेगा। ठीक है। अब वैसे ही मैं अगला एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इसको और बेटर समझते हैं। अगले एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं सर कि HCl और वाटर है, दोनों ने अपने रिएक्शन करी। ठीक है, तो यहाँ पर HCl से बन गया Cl-। ठीक है सर। इसका मतलब उसने अपना H+ दे दिया। तो H+ दे दिया, डोनर है वो, तो वो क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। तो ये मेरा एसिड हो गया है। ठीक है। अब वाटर ने एक H+ ले लिया, तो ये क्या हो गया, बेस हो गया। ठीक है, अब सबसे पहले इनके आगे कॉन्जुगेट लगा दो सर। अब सबके आगे कॉन्जुगेट लगा दो, ये बात तो हो गई हमारी। ठीक है। अब H3O+ कहाँ से आया है, यहाँ से, बेस से। तो बेस का उल्टा क्या होता है, एसिड। तो कॉन्जुगेट एसिड हो गया। Cl आया है HCl से, ये है एसिड, एसिड का उल्टा होता है बेस। तो ये कॉन्जुगेट एसिड हो गया और वो कॉन्जुगेट बेस हो गया। तो इस प्रकार हम बता सकते हैं सर। ठीक है। और एक चीज़ और आप ध्यान रख सकते हैं कि जो एसिड होता है और उसका जो कॉन्जुगेट होता है, उनके बीच में हमेशा एक H+ का डिफरेंस रहता है। ठीक है सर। इसके बीच में देख लो, ये सॉरी यहाँ से ये बन रहा है ना इधर, इनके बीच में एक H+ का डिफरेंस है, इनके बीच में भी एक H+ का डिफरेंस है। यहाँ पर इनके बीच देख लो, यहाँ पर इनके बीच देख लो। ठीक है सर। तो जो भी पेयर होंगे, एसिड कॉन्जुगेट बेस या बेस कॉन्जुगेट एसिड, सबके बीच में एक H+ का डिफरेंस होगा। ठीक है सर। ठीक है, तब आप बता पाओगे। अगर 2 H+ का डिफरेंस है तो वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट नहीं है। ठीक है, ऐसे हम देख के बता भी सकते हैं, ऑप्शन में पूछा जाए तो हमसे। तो ये हमारी थी ब्रोंस्टेंट लोरी थ्योरी।
ठीक है। अब जो तीसरी थ्योरी है हमारी, लेविस थ्योरी या लुईस थ्योरी बोलते हैं उसको, ठीक है। लेविस थ्योरी, लुईस थ्योरी दोनों नाम से प्रोनाउंसिएशन करते हैं अलग अलग जगह पे, तो यहाँ पर हम लुईस सिद्धांत बोलते हैं इसको। तो ये जो थ्योरी थी, ये थी इलेक्ट्रॉन युग्म के आधार पे निर्धारित की गई थी। इलेक्ट्रॉन युग्म को बोलते हैं लोन पेयर, ठीक है। मतलब बॉन्ड बनाने के बाद भी कुछ एटम के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, उसको बोलते हैं उसके लोन पेयर, ठीक है। ठीक है। तो जैसे यहाँ पर NH3 है, तो NH3 के पास 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, तो ये इस 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है एक लोन पेयर, तो इसके पास एक लोन पेयर है, लोन पेयर बच गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये थ्योरी क्या कहती है कि अगर कोई कंपाउंड लोन पेयर दे रहा है किसी दूसरे कंपाउंड को, अगर लोन पेयर डोनर है, लोन पेयर दाता है, तो वो कंपाउंड लुईस एसिड होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई कंपाउंड लोन पेयर एक्सेप्टर है, लोन पेयर ले रहा है, तो वो क्या होगा, लुईस बेस, लुईस क्षार होगा। जैसे इसी से समझते हैं सर, इसके पास लोन पेयर है, इस भाई साहब के पास कुछ नहीं है, तो जिसके पास लोन पेयर है वही तो दे पाएगा, तो ये लोन पेयर अपना दे सकता है इसको, तो जो लोन पेयर दे सकता है वो क्या हो गया, लुईस एसिड, और इसने लोन पेयर ले लिया इससे, तो ये क्या बन गया, लुईस बेस। तो इन दोनों ने मिलकर क्या बना लिया, NH4+। 3 तो हाइड्रोजन थे ही, एक और मिलकर क्या हो गया 4, एक इसका पॉजिटिव चार्ज ऊपर लग गया, ये कंपाउंड बन गया हमारा। तो ये तीनों थ्योरी थी सर, एक बार फटाफट रिवाइज करवा देता हूँ। आर्हेनियस थ्योरी हमको बताती है H+ और OH- के बेस पे, जो H+ देगा वो एसिड, जो OH- देगा वो बेस। अगली थ्योरी थी ब्रोंस्टेन लोहरी थ्योरी, ये कहती है कि जो H+ दाता है वो अम्ल है, और जो H+ ग्राही है वो क्या है, क्षार, केवल H+ के आधार पर ही बात करती है। अगली थ्योरी थी हमारी लुईस थ्योरी, वो इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन युग्म या लोन पेयर के आधार पर बात करती है कि जो लोन पेयर दाता होगा, जो लोन पेयर डोनर होगा, जो लोन पेयर दाता होगा वो लुईस अम्ल होगा, जो लोन पेयर एक्सेप्टर होगा वो क्या होगा आपका, लुईस क्षार होगा। बस इतनी सी थ्योरी है, ठीक है सर। अब आगे बढ़ते हैं हम पीएच स्केल पे, ठीक है सर, पीएच मापक। तो एग्जाम में मैंने क्वेश्चन देखा सर अभी कि पीएच मापक क्या काम करता है, ठीक है, बहुत ही अनरिलेवेंट से ऑप्शन दे रखे थे। तो आपको यहाँ पर एसिड बेस चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो यहाँ तो पता ही है कि अम्ल और क्षार के बारे में बात करेगा पीएच स्केल। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि पीएच स्केल क्या करता है, तो ये अम्लीय व क्षारीय होने का मूल्यांकन करता है, कौन अम्लीय है कौन क्षारीय है, ठीक है सर। और अगर मान लो इसकी फुल फॉर्म अगर हम बात करें, फुल फॉर्म क्या होगी पीएच की, पावर ऑफ H+, ठीक है, पावर ऑफ H+, हाइड्रोजन आयन, ठीक है। तो कंपाउंड में जितने H+ होंगे उतना ही वो एसिडिक होगा, और हमको पता लग गया एसिडी कम है या ज़्यादा है, उसके आधार पर उसकी बेसिडिटी की बात कर लेंगे, क्योंकि दोनों अपोजिट होती है, ठीक है। तो ये अम्लीय व क्षारीय होने का क्या करता है, मूल्यांकन करता है। अब छोटे मोटे क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं इसमें कि पीएच स्केल की खोज किसने की थी, ठीक है। तो सोरेनसन नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। तो स्केल से याद रहना चाहिए, स्केल सोरेनसन, स्केल सोरेनसन, ठीक है। खोज सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने पीएच स्केल की खोज की थी, ठीक है। अब उन्होंने पीएच स्केल था क्या उसकी बात करते हैं, ठीक है। उन्होंने पीएच स्केल जो दिया वो था क्या, उसके अंदर हम क्या कैसे पता लगता था अम्ल और क्षार का मूल्यांकन। तो पीएच स्केल्स पे 0 से लेकर 14 तक नंबर थे, 0 से लेकर 14 तक नंबर थे, और उसका मिड पॉइंट होता है 7। तो सोरेनसन भाई साहब ने बोल दिया कि जिसकी पीएच 7 है वो एकदम न्यूट्रल है, उदासीन है वो, ठीक है। और जिसकी पीएच 7 से कम है वो अम्लीय है, और जिसकी पीएच 7 से ज़्यादा है वो क्या होगा, क्षारीय होगा। तो उन्होंने अम्लीयता और क्षारीयता को 0 से लेकर 14 नंबर तक समेट दिया, एक पैरामीटर बना दिया, ठीक है सर। 7 वाला न्यूट्रल, इससे पहले वाला अम्लीय, इससे बाद वाला क्षारीय। अब भी यहाँ पर भी थोड़ी और डिटेल में बात करते हैं कि 7 से हम जितना दूर जाते जाएंगे अम्लीयता उतनी ही बढ़ती जाएगी। हम मान लो एक की अम्लीयता है 2 और एक की है 5, आपसे पूछे कि स्ट्रॉन्ग अम्ल कौन सा है, प्रबल अम्ल कौन सा है, तो 2 वाला प्रबल अम्ल होगा, ठीक है सर, ठीक है, क्योंकि वो 7 से दूर है, ठीक है। इसी प्रकार क्षारीयता की बात करें तो जितना 7 से इधर दूर जाते जाएंगे मेरी तरफ उतनी ही आपकी क्षारीयता बढ़ती जाएगी, ठीक है। इसको स्टार्टिंग पॉइंट ले सकते हैं अपन, हाँ, ये मिड पॉइंट है, यहीं से सारी चीज़ स्टार्ट करनी है, ठीक है। इधर जाएंगे तो अम्लीयता बढ़ेगी, इधर जाएंगे तो क्षारीयता बढ़ेगी, और 7 होगा वो न्यूट्रल, उदासीन, ठीक है।
तो ऐसे आपको ध्यान में रखना है। अब क्या होता है कि इससे रिलेटेड कुछ कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो अपने डेली लाइफ में काम आती है, उनकी पीएच हमसे पूछ ली जाती है। ठीक है सर। ठीक है, वो अम्लीय होंगे या क्षारीय होंगे तो उनकी एग्जैक्ट पीएच क्या होगी वो पूछ ली जाती है। तो इन पे हम थोड़ा बात करेंगे और कोशिश करेंगे अभी पढ़ते पढ़ते हमारी ये पीएच याद हो जाए। ठीक है सर। ठीक है, बाकी इस पे न्यूमेरिकल भी बनते हैं, इसका फॉर्मूला वगैरह होता है, वो चैप्टर के एंड में लेते हैं हम इसको। ठीक है, अभी थ्योरी कंप्लीट कर जनरल कंपटीशन में न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाते सर जैसे, फिर भी एक दो ले लेंगे हम। क्या पता कोई बच्चा नीट और जेई वाला बैठा हो यहाँ पर। ठीक है, ले लेंगे हम छोटे मोटे कम न्यूमेरिकल। ठीक है, तो अब जैसे इनकी बात करते हैं सर, किसकी पीएच क्या होती है। जैसे सबसे पहले शुद्ध जल की बात करते हैं, प्योर वाटर। तो प्योर वाटर हमको पता है न्यूट्रल होता है। ठीक है, उसकी पीएच क्या रहती है, 7 रहती है। तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि हम 7 दिन पानी पीते हैं। जी सर। 7 दिन हमें पानी की जरूरत तो पड़ती है। ठीक है, नमक की भी जरूरत पड़ती है सर। नमक की भी 7 दिन जरूरत पड़ती है तो खाने में। हाँ, तो 7 दिन नमक चाहिए, 7 दिन पानी चाहिए, तो इसकी पीएच कितनी होगी, 7 हो गई। ठीक है, अब देखते हैं रक्त की। खून, खून में क्या होता है सर, इसकी भी ट्रिक बताइए सर। हीमोग्लोबिन होता है खून में। ठीक है, HB। तो रक्त की क्या होता है सर कि जैसे रक्त में ऐसे सोच सकते हैं कि साल में 4 बार हमको रक्त डोनेट करना चाहिए। ठीक है, हर हफ्ते आपके कैंप लगते रहते हैं हमारे तो। हाँ, लेकिन मैं तो 4 बार देता हूँ। 4 बार देते हैं। बोलो हर दिन हर हफ्ते कैंप लगते हैं, लेकिन हमको डोनेट साल में केवल कितनी बार करना चाहिए, ठीक है, 4 बार ही करना चाहिए। ठीक है, 7 दिन कैंप लगते हैं, मैं तो 4 बार डोनेट करता हूँ। 4 बार और हो गया सर। बिल्कुल, तो इसकी याद कर सकते हैं हम 7.4 कर सकते हैं। ठीक है, और जिसको मैं सर ब्लड दूंगा, हाँ, उसके क्या बेचारे के आंसू रुकेंगे। आंसू, हाँ, उनकी मतलब दर्द खत्म हो जाएगा। दर्द खत्म हो जाएगा। जिसको जरूरत है, जरूरतमंद को ब्लड मिल जाएगा, तो उसके आंसू रुक जाएंगे। आंसू रुक जाएंगे। तो ये भी याद हो गई सर हमारे कि जैसे ब्लड डोनेट करके हम किसी की मदद करते हैं, उनके आंसुओं को रोकने का काम करते हैं, तो आंसुओं की पीएच भी कितनी होगी हमारी, 7.4 हो गई। तो वैसे दोस्तों कोशिश करो आप ऐसे ही याद करने की। ठीक है, ट्रिक व्रिक ज़्यादा काम नहीं आती, एग्जाम में भूल जाते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा याद रह जाती है ऐसे बातों में। बच्चों की आजकल डिमांड होती है ना, आप भी बताओ, ट्रिक बताओ। हाँ, आपका भी कोई दोस्त है तो ऐसे डिस्कस करके पढ़ा करो। ठीक है, तो वो ज़्यादा दिनों तक रहती है, दिमाग में रहती है चीज़ें, डिस्कशन में पता नहीं क्या निकल के आ जाए। ठीक है, तो वो ज़्यादा सही रहता है। ठीक है, तो हम भी ऐसे ही डिस्कशन करके पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको ये चीज़ पसंद आ रही है तो हमको कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, और हम इसमें क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, इससे अच्छा और आपको क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। हम पूरी ईमानदारी के साथ आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और हम पढ़ाते रहेंगे। तो आपका जो भी सजेशन हो आप हमें कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। तो और आगे बढ़ते हैं फिर। और पढ़ाई से रिलेटेड भी कोई डाउट हो, कोई नई चीज़ आपको पढ़नी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए कि आपको क्या पढ़ना है, कौन सा नया टॉपिक पढ़ना है, कौन सा नया सब्जेक्ट पढ़ना है। तो हम कोशिश करेंगे उसको आप तक प्रोवाइड करवाने की, आसान तरीके में प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। और अच्छी बुक्स से, जैसे एनसीईआरटी को हम कवर करते हैं, और जितनी मार्केट में अच्छी अच्छी बुक्स हैं उन सब का हम एकदम सार निकाल के उनको हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक मिनट। तो हम पढ़ रहे थे नमक, रगत, आंसू हमने देख लिया था। अब बात करते हैं नींबू की। जी सर। तो नींबू देखिए सर कि जो शिकंजी बनाते हैं हम, तो उसमें कितने नींबू गेरते हैं हम? जी 2-4 कोई नींबू 2-4। और 10 रुपए में कितने नींबू आते हैं? ये सर इतनी वो चल रहा है आज के दिन महंगाई, तो उसमें कितने नींबू आएंगे आप बताइए? 2 या 4? 2-4 बस। ठीक है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि नींबू की पीएच क्या रहती है, 2.4। ठीक है, 2.4 हाँ 2.4 रहती है नींबू की पीएच। 2.4 का मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। मतलब यहाँ पर कुछ होगी तो ये जितना दूर जाएंगे एसिडिटी बढ़ती जाएगी। तो ये नींबू क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, प्रबल अम्ल होता है। और ये हो गया वीक बेस। हाँ, ये मतलब 7 के आसपास ही है। हाँ। तो 7 के आसपास मतलब न्यूट्रल के बहुत नज़दीक। ये सारी चीज़ें न्यूट्रल के आसपास रहती है। हाँ, मतलब वीक है। एसिड की बात मतलब बेस की बात करेंगे तो वीक बेस। अब सिरके की बात करते हैं हम। सिरका काम में कहाँ लेते हैं हम? जैसे अचार बनाना हो, ये थोड़ा ज़्यादा खट्टा होता है। अच्छा, हाँ, खट्टा ज़्यादा होती है। हाँ, तो अचार बनाना हो तो अचार अगर सूखा अचार हमने रख दिया तो वो ख़राब हो जाता है, उसके वो लग जाती है, फफूंद वगैरह लग जाती है स्पेस पे। इसलिए हम एक ऐसा लिक्विड तैयार करते हैं और जिसके अंदर अचार को रखते हैं।
ठीक है, तो वही होता है सिरका। तो सर इसको ऐसे याद कर सकते हैं हम कि जैसे ABCD होती है, ठीक है, तो इस सिरके से C कितने नंबर पे है? C मतलब सिरका C 3 नंबर पे, 3 नंबर पे C आता है, तो सिरके की pH क्या हो गई? 3। ठीक है सर। ठीक है, तो देखो दोस्तों, हम जो एक रेंज होती है pH की कि वहाँ से लेकर वहाँ तक, तो जो बीच वाला पॉइंट है वो हमने यहाँ पर लिखा है, एवरेज ले रहे हैं, एवरेज ले रहे हैं। हो सकता है कहीं पर आपको नींबू की pH 2.5 भी दिख सकती है, 2.3 भी दिख सकती है, तो हम जो बीच वाला पॉइंट है वो यहाँ पर हम लिखने की कोशिश करें। एग्जाम में आपको इतना वेरिएशन नहीं मिलेगा, एग्जाम में आपको 2.4 मिल गया तो एग्जाम में दूसरा ऑप्शन आपको 3 मिलेगा, 4, बड़ा डिफरेंस मिलेगा। हाँ, बड़ा डिफरेंस मिलेगा। हाँ, ये रेंज यही मिलेगा। ठीक है, तो सिरके की pH रहती है 3। अब बात करते हैं शराब की। तो सर शराब की pH है 2.8। कहने का मतलब शराब भी क्या होती है? अम्लीय होती है, एसिडिक होती है। तो इसको कैसे याद करेंगे हम? जैसे शराब नाम ही देखो, इसमें दुए वाला स है, तो 2 तो हमने यहाँ से ले लिया। ठीक है सर। ठीक है, बाकी ऐसे याद कर लेते हैं कि हमारे पड़ोस में 2 बंदे हैं ऐसे, तो वो सुबह होते ही 8 बजे ठेके पर पहुंच जाते हैं। 8 बजे ठेका खुलता है? सुबह 8 बजे ठेके खुलता है? सर मुझे नहीं पता कितने बजे खुलता है लेकिन वो 8 बजे ठेके पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो 2.8 इसकी pH हो गई। और मैंने सुना है कुछ 8 PM करके कुछ ब्रांड भी आती है इसकी, शराब की, सुना है मैंने भी। ठीक है, तो दुए वाला सह लिया और 8 PM पी रहे हैं वो दोनों बंदे। 8 PM मतलब 8 बजे के बाद पियो, तो 2.8 इसकी pH हो गई है। अब बात करते हैं दूध की। दोनों मिलकर 8 PM की बोतल पीते हैं बस। ठीक है। ठीक है, अब बात करते हैं दूध की pH की। तो दूध का भाव क्या चल रहा है आजकल सर? यही सर 60 के ऊपर ही चल रहा है। हाँ, 60, 62, 63, 64। हाँ 64 याद करते हैं। ठीक है सर। तो आजकल दूध का भाव चल रहा है 64। तो उससे आपको याद में रह जाएगा दूध की pH है 6.4। ठीक है, तो हमने बीच में पॉइंट लगा दिया 64 के, तो ये pH हो गई इसकी 6.4। ठीक है, अब बात करते हैं मानव लार की। तो इसकी एक पूरी रेंज होती है 6.5 से 7.5। जैसे खट्टी चीज़ खाई तो थोड़ी सी खट्टी होगी लार, मीठी चीज़ खाई तो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, मतलब चेंज हो जाती है उसकी pH, सलाइवा जिसे कहते हैं। तो ये इसकी रेंज होती है 6.5 से लेकर 7.5, मतलब एक तरह से 7 के आसपास रहती है ये, थोड़ा सा इसके पीछे, थोड़ा सा इसके आगे। ठीक है, ऐसे आप ध्यान में रख सकते हैं। होता है, हाँ, मतलब न्यूट्रल के नज़दीक रहती है। ठीक है सर। ठीक है, तो थोड़ी सी एसिडिक हो सकती है, थोड़ी सी क्या हो सकती है, बेसिक हो सकती है। तो ये इसकी रेंज है मतलब अपनी सलाइवा की। अब बात करते हैं समुद्री जल। तो समुद्री जल की pH होती है वो 8.5 होती है। ठीक है, मोस्ट कॉमन ये फिगर है 8.5। कहीं कहीं बुक में मतलब 4-5 ऐसे भी फिगर दिए होते हैं, तो ज़्यादातर केस में आपको 8.5 ही नज़र आएगी, क्योंकि इन्वायरमेंट पढ़ा था मैंने सर्कल, तो उसमें दिया हुआ था कि जो समुद्री जल होता है वो बेसिक नेचर का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है, इसलिए वो जो CO2 को ऑब्जॉर्व करता है समुद्री जल, क्योंकि CO2 होती है वो अम्लीय प्रकृति की होती है, तो क्षारीय प्रकृति का होने के कारण CO2 को ऑब्जॉर्व करता है। ठीक है, इसलिए इसकी क्षारीय प्रकृति की होती है इसका जल, समुद्री जल की pH रहती है 8.5। ठीक है सर। ठीक है, अब बात करते हैं मूत्र की। तो यूरिन होता है, यूरिन की pH होती है 7.4। तो जैसे ये चीज़ें थी, रक्त था, आंसू थे हमारे, ठीक है, इन सब की सिमिलर ही pH है 7.4। ब्लड की होगी, आंसू की होगी और मूत्र मतलब यूरिन की होगी। यूरिन की होगी, तीनों की साथ। ठीक है, ये उत्सर्जी चीज़ें होती है जो हम अपने बॉडी से, ऑर्गन कहते हैं जिनको। हाँ, ऑर्गन तो हो गया हमारा। ठीक है, ये एक्सक्रीटरी जो मैटर। ठीक है, हाँ, तो जैसे आंसू और मूत्र होते हैं जिनको हम शरीर से निष्कासित करते हैं, तो इनकी pH क्या रहती है, सिमिलर रहती है। अब जठर रस, जठर रस होता है पेट के अंदर। ठीक है, ठीक है, तो पेट भी कभी कभी पूछ लेते हैं, या जठर रस की जो pH होती है, जूस जिसे कहते हैं। हाँ, पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है सर। तो उसकी pH होती है 1.2 से लेकर 2 तक। ठीक है सर। तो जैसे कहते हैं ना कि अरे एसिडिटी हो गई मेरे पेट के अंदर यार, ठीक है, ये होता भी स्ट्रॉन्ग है सर, 1.2 से लेकर 2, बहुत, मतलब ये इस रेंज में आएगा मान लो आप। हाँ, एकदम स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, यहाँ से इस साइड बढ़ेंगे तो ये वाले बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो ये अपने पेट में जलन कर देता है, जलन होने लग जाती है, एसिडिटी हो जाती है। तो इसकी pH वो रहती है सर, एकदम स्ट्रॉन्ग एसिड वाली pH रहती है। ठीक है सर। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछी जाती है। वैसे हाँ, वैसे कोई लिमिट नहीं है, हर चीज़ की pH पूछ सकते हैं, तो ये ज़्यादातर एग्जाम में इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। जी सर। तो वो पॉइंट हमने उठाए हैं। ठीक है सर, अब आगे बढ़ते हैं, इंडिकेटर, सूचक की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सूचक होते हैं
वो क्या काम करते हैं सूचक जैसे कोई भी चीज़ है, कई सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जिनको हम ऐसे टच करके या चार्ट करके नहीं पता कर सकते कि वो के द्वारा पता नहीं बता सकते। जैसे तेजाब है सर, तेजाब को कैसे टच करोगे आप, कैसे चाटोगे कि देखें इसको एसिडिक है कि बेसिक है, तो हम इसको स्पर्श नहीं कर सकते कुछ चीज़ों को, तो हमें सूचक की जरूरत पड़ती है कि ऐसा कोई मटेरियल हो जो हम पानी उस मटेरियल में डालें, उस सॉल्यूशन में डालें और हमको पता लग जाए ये एसिडिक है या बेसिक है। तो ये सूचक वो काम करते हैं, हमारी मदद करते हैं अम्ल और क्षारीयता का पता करने में। ठीक है। तो इस सूचक को भी दो तरह से बांटा जा सकता है, एक नेचुरल सूचक होता है, एक आर्टिफिशियल होता है। तो लिटमस है वो प्राकृतिक सूचक है, नेचुरल सूचक है, और ये जो दोनों हैं बाकी ये आर्टिफिशियल होते हैं, ये बनाए जाते हैं हमारे द्वारा, आर्टिफिशियल सूचक होते हैं, मिथाइल ऑरेंज और फेनोफ्थेलिन। ठीक है। अब होता क्या है कि अम्ल और क्षार में हम देखते हैं कि जब लिटमस को अम्ल में डाला जाता है तो जो लिटमस पेपर होता है वो रेड कलर शो करने लग जाता है। ठीक है। उसका रेड कलर शो होने लग जाता है। ठीक है। तो आप याद करने के लिए इसको टेबल की फॉर्म में बना लेना और फिर याद करना आसान हो जाएगा। जैसे मिथाइल ऑरेंज है वो भी एसिड की बेस में कैसा कलर शो करता है, रेड कलर शो करता है, लाल कलर शो करता है। लेकिन फिनोफ्थेलिन होता है वो अम्ल की प्रेजेंस में कोई कलर शो नहीं करता, वो रंगहीन रहता है, कलर लेस रहता है। तो जैसे पहली टेबल अम्ल वाली लाल लाल, कुछ नहीं। जैसे अपन बचपन में पढ़ते थे अनिल छालनी, अनिल वो होगा अम्ल जो नीले को लाल में बदल देगा लिटमस पत्र। वो सर थोड़ा रुक के बताते हैं, अभी ऐसे याद करने की कोशिश करते हैं, और ट्रिक पे आते हैं हम, लेकिन थोड़ा सा 1 मिनट रुक के। ठीक है। तो पहले लाल लाल, ठीक है। अब इधर वाली टेबल है क्षार, तो लिटमस पेपर को जब क्षार में डालते हैं तो वो नीला हो जाता है। फिर मिथाइल ऑरेंज को अगर क्षार में डालते हैं वो पीला हो जाता है, और फिनोफ्थेलिन को जब क्षार में डालेंगे तो वो गुलाबी हो जाएगा। तो बस नीला पीला गुलाबी, किसी ट्रिक की जरूरत ही नहीं है। इधर लाल लाल, इधर नीला पीला गुलाबी, हो गए याद। फिर भी ट्रिक बता देते हैं सर, क्योंकि बच्चे ट्रिक को बहुत लाइक करते हैं। ठीक है। तो ट्रिक भी हम साथ में बताते चलेंगे, लेकिन कोशिश करो कि आपको ट्रिक की जरूरत ही ना पड़े, ऐसे ही दिमाग में चीज़ें बैठ जाए। समझ की चीज़ों को आप पढ़ोगे तो उसमें ट्रिक की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और ट्रिक ज़्यादा समय तक याद नहीं रहती, कुछ समय बाद भूल जाते हैं, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि आपको ऐसे ही चीज़ें याद करवाएं। ठीक है। बात करते हैं ट्रिक की यहाँ पर। तो लिटमस पेपर की मैं बात कर लेता हूँ पहले। लिटमस पेपर है यहाँ पर, ठीक है। तो लिटमस पेपर में जब बात एक ट्रिक होती है अनिल, ठीक है। अनिल याद कर लो। अनिल का मतलब क्या हो गया कि जब लिटमस पेपर को अम्ल में हम डालेंगे तो नीले को वो क्या कर देगा, लाल में चेंज कर देगा, लाल रंग शो करेगा, जो आपने लिखा रखा है सर। बिल्कुल लाल कलर शो करेगा, जो नीला लिटमस पेपर है वो चेंज होकर हो जाएगा लाल में। ठीक है सर। अम्ल में नीला लिटमस पेपर चेंज हो जाता है रेड कलर में, लाल में। और दूसरे था बेलन या छालनी भी कह सकते हैं, वो बेलन ज़्यादा सही लगा मुझे। ठीक है। तो बी से यहाँ हो गया बेस। ठीक है। जब कोई बेसिक मीडियम होगा और लिटमस पत्र, लाल लिटमस पत्र को हम डालेंगे बेस के अंदर, तो जो लाल लिटमस पेपर है आपका वो चेंज हो जाएगा नीले में, नीला रंग शो करेगा, नीला रंग शो करेगा। ठीक है। क्षार होगा वो लाल लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देगा, नीले में कन्वर्ट कर देगा। तो अनिल और बेलन से आप ये चीज़ें याद रख सकते हो अगर आपको याद करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है तो। अब अगली है हमारा मिथाइल ऑरेंज। ठीक है। मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज को देखो हम कैसे याद करेंगे कि मिथाइल से मिठाई नाम जुबान पे आ रहा है बार बार कि मिठाई ला। अब मैंने कहा सर मिठाई लाइए, अब तो आपने क्या कहा कि लीजिए, ये लीजिए मिठाई, ये लो। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ से देखो मिथाइल, बोलो यहाँ से तो आ गया मिथाइल, मिठाई से क्या आ गया, मिथाइल आ गया। ठीक है। और मिथाइल लेकर आए तो ये लाल कलर शो करने लग गया, कब, अम्ल की प्रेजेंस में। ठीक है। और ये लो हाँ, लाल कलर शो करने लग गया अम्ल की प्रेजेंस में। बी से यहाँ पर कह देंगे बेस। जब बेस की बात करी तो येलो, बेस की बात करने तो ये पीला कलर शो करने लग गया। जो मिथाइल ऑरेंज होता है, जो मिथाइल ऑरेंज होता है वो लाल कलर शो करता है अम्ल में, और बेस की बात करेंगे तो वो येलो या पीला कलर शो करता है। तो मिठाई ला, अब आपने कहा ये लीजिए, हो गई है याद। जी सर। ठीक है।
अब लास्ट वाला है फिनोप्थेलिन। तो फिनोप्थेलिन सर अमल में तो कुछ करता ही नहीं है, ठीक है, बस हाँ कलरलेस रहता है, क्षार में वो गुलाबी कलर शो करता है। तो हम इसकी नाम से ही ट्रिक बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसका नाम होता है पी से स्टार्ट। तो एक बार पी को पलट के रख दिया, ये बी बन गया, फिर एक बार पी रख दिया मैंने, बस पी बी पी, ठीक है सर। पी से आ गया फिनोप्थेलिन आपका, बी से आ गया बेस, ठीक है सर। जब मैं बेस लूँगा तो वो कैसा दिखेगा, पिंक, बस हो गया सर। फिनोप्थेलिन बेस की प्रेजेंस में कैसा दिखता है, पिंक कलर शो करता है। ठीक है सर। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, अभी हमारा नेक्स्ट वीडियो और आएगा इसी पे, बहुत सारा पार्ट इसका बच गया है, उसमें हम ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाइए, और कोई भी आपको सजेशन देना है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।